नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम मुख्य रूप से आंसर राइटिंग को लेकर है, यानी कि आपके उत्तर लेखन में जो खामियां हैं उनको दूर कराना है। और साथ में अगर आपका सामना किसी ऐसे प्रश्न से होता है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको कैसे समझें, कैसे उसको ब्रेक करें और एक प्रश्न की डिमांड क्या होती है, इन सभी चीजों को लेकर हमारी ये क्लास डेली चल रही है। और आपको पता होगा, पहले दिन हमने आपको एक प्रश्न कराया, कल की क्लास में हमने आपको लगातार 2 प्रश्न कराए हैं, आज प्रश्नों की संख्या 3 है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल मत सोचिएगा कि आने वाले समय में ये संख्या 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बल्कि हमको मुख्य रूप से 2 ही प्रश्न कराने हैं। लेकिन आज 3 प्रश्न ले लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं सीधे। सॉल्व हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, हम में से हर किसी के पास नॉलेज तो है। अगर नॉलेज नहीं होता तो आप प्री कैसे क्वालिफाई किए होते? जब आप प्री क्वालिफाई किए हैं तो आपने ये तो दिखा दिया है आयोग को कि मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर तथ्य पूरे रटे हुए हैं, मुझे हर चीज की एक अच्छी समझ है, तभी मैंने आपको प्री क्रैक किया है। और जब प्री क्रैक कर लिया है तो मेंस में वो आपसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपके अंदर जो तथ्यों की समझ है, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? और किसी भी छोटी से छोटी बात को क्या आप 250 वर्ड में लिख सकते हैं, या बड़ी से बड़ी बात को भी क्या आप 50 शब्द में समझा सकते हैं? यह होता है टेस्ट करने का तरीका। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को एक निश्चित शब्द सीमा के अंदर काम करना होता है। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़कर छोटा सा एक समरी भी बनानी पड़ती है, और छोटी सी अगर कोई लाइन है उसके बेसिस पर एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी तैयार करना पड़ता है। इसीलिए आपकी इतनी खतरनाक तरीके की परीक्षा ली जाती है। आज प्रश्न, और एक और बात आपको बता दें कि जो भी प्रश्न अभी हम करा रहे हैं ये यूपीएससी 2024 के आए हुए मेंस के क्वेश्चन हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये खुद हम बना रहे हैं। खुद बनाएंगे तो थोड़ा और खतरनाक बनाएंगे, ठीक है? वो आपको समझा देंगे। ये प्रश्न 2024 में यूपीएससी में आया हुआ है। 250 वर्ड में इसको लिखना है। सामने आपके प्रश्न लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि प्रश्न को पढ़ा कैसे जाए, ये हमने आपको बताया है। प्रश्न पढ़ने का तरीका है कि प्रश्न पढ़ते समय उसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द, क्योंकि जितने बेहतर तरीके से आप प्रश्न को पढ़ लेंगे आपका आंसर उतना बेहतर लिखा जाएगा। क्यों? कहा भी जाता है कि किसी भी प्रश्न का आंसर उसी प्रश्न में ही छिपा होता है। जो व्यक्ति प्रश्न को समझना सीख जाता है, और अधिकांश अभ्यर्थियों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो प्रश्न को नहीं समझते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आया हुआ है तो वो टॉपिक हमारे दिमाग में है, उसको बस छाप देना है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। आपके अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जैसे इस प्रश्न को कोई पढ़ेगा जल्दी जल्दी कि गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। किसी ने पढ़ लिया, अब मान लीजिए उसके टॉपिक कंप्लीट हैं, उसको क्या लगेगा कि इसमें खाली हमको भूजल क्षमता के बारे में लिखना है और यहां खाद्य सुरक्षा के बारे में लिखना है। लेकिन ये गलत है। ये प्रश्न आपका फर्स्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों को मिलाया गया है, यानी इकोनॉमिक्स भी यहां पर इंटीग्रेट है। समझाते हैं आपको कैसे। चलिए अब हम लोग अपने तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, आराम आराम से, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में बैठकर, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा घाटी की, तो यहां पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है कि आपको गंगा घाटी की बात की जा रही है। आप नर्मदा घाटी, आप गोदावरी घाटी, आप ब्रह्मपुत्र घाटी में मत पहुंच जाइएगा। यहां बात सिर्फ की जा रही है गंगा घाटी की। गंगा घाटी की भूजल क्षमता, अब आपको अच्छे से पता है कि भूजल क्षमता का मतलब क्या होता है, यानी इस क्षेत्र में कितना पानी मृदा में उपलब्ध है, ये सारी क्षमताएं कहलाती हैं भूजल क्षमता। समझ में आ रहा है? भूमि में जल की क्षमता। आपने अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा, ठीक? में गंभीर गिरावट, क्या हो रहा है? गिरावट आ रही है। ठीक इस प्रकार से समझिए, जैसे आप हैं, आप 2 गिलास पानी पीते थे डेली, आपने 1 गिलास पीना कम कर दिया, अब आप 1 गिलास डेली पानी पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पानी पीने की क्षमता में गिरावट आ गई है। ठीक यहां पर कहा जा रहा है कि जो गंगा घाटी है हमारी, उसमें जो भूजल क्षमता है उसमें तेजी से क्या आ रही है? गिरावट आ रही है, गंभीर गिरावट, यानी स्थिति क्या हो रही है? गंभीर हो रही है। एक पार्ट तो ये हो गया प्रश्न का। दूसरा पार्ट कह रहा है यह, यानी कि यह का मतलब है ये गंभीर जो गिरावट आ रही है इसकी बात कर रहे हैं। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को, खाद्य सुरक्षा का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि देश के सभी नागरिकों को
भोजन उपलब्ध होना चाहिए, ये कहलाती है खाद्य सुरक्षा। हालांकि खाद्य सुरक्षा से ज्यादा आज के समय में हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। क्या होता है खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को कम से कम मिनिमम खाना जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक है वो मिलना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं पोषण सुरक्षा, तो पोषण सुरक्षा का मतलब है कि आपको खाना तो मिलना चाहिए, लेकिन उस खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में विटामिन होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए। ये सारी चीजें जो आपको मिलती हैं ये कहलाता है पोषण सुरक्षा। लेकिन यहां बात की जा रही है खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है, इंपैक्ट क्या होगा? प्रश्न अगर नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए। यहां सिर्फ कहा जा रहा है आपसे कि हमारे जो गंगा घाटी का क्षेत्र है यहां के जल स्तर में गिरावट आ रही है, और इस गिरावट के कारण आपको बताना है कि हमारी खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होगी। यहां प्रभावित शब्द लिखा है, कैसे प्रभावित कर सकती है। यहां पर प्रभावित का मतलब आपको सोचना है कि क्या क्या इंपैक्ट होगा। अब शुरू करते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि हमको लिखना क्या है। सबसे पहली चीज तो हम लोग लिखते हैं भूमिका। ये भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बार बार हम आपको कहते हैं कि चाहे आप निबंध लिखिएगा, चाहे आप कुछ भी लिखिएगा, कोई भी प्रश्न लिखिएगा, आपको भूमिका के अंतर्गत उसका पूरा का पूरा निचोड़ लिखना है। आपको भूमिका में वो सारी बातों का जिक्र करना है जो पूरे के पूरे प्रश्न में पूछी गई हैं। और अधिकांश लोग जो ये गलती करते हैं कि इसी प्रश्न को ही यहां भूमिका में लिख देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो समझते हैं। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। तो यहां आप अगर ओवरऑल इसको सोचेंगे आप प्रश्न को कि भूमिका में क्या क्या होना चाहिए, तो यहां दो बातें कही गई हैं। एक तो गंगा घाटी के क्षेत्र में भूजल स्तर गिर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आपको अच्छे से पता है गंगा घाटी की बात कर रहे हैं, यानी कि गंगा नदी का जो पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है जहां गंगा नदी बहती है, गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, उसकी बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि गंगा घाटी जो है उसमें भूजल स्तर में गंभीर गिरावट आ रही है, और ये खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो मान लीजिए अगर हमको भूमिका लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे गंगा घाटी का क्षेत्र जो कि कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि यहाँ के भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव यहाँ के कृषि से संबंधित कार्यों पर पड़ सकता है, जिस कारण हमारी खाद्य सुरक्षा के सामने भी एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। ये हमने पहली प्रस्तावना लिख दी। मजा नहीं आया, चलो दूसरी लिखते हैं। लिखेंगे गंगा घाटी का क्षेत्र जो कि उच्चतम भूस्तर के लिए विख्यात रहा है, लेकिन निर्वनीकरण या फिर अन्य मानवीय और प्राकृतिक कारकों के कारण यहां के जल स्तर में गंभीर गिरावट आ रही है, जिस कारण से यहां पर कृषि से संबंधित कार्य प्रभावित होंगे और खाद्य सुरक्षा के सामने भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह दूसरी प्रस्तावना लिख दी। फिर भी मजा नहीं आया, और लिखते हैं, क्या दिक्कत है। लिखेंगे सीधे सीधे, सुनते चलिएगा। हम भी आप ही के सामने बोल रहे हैं, यहां कुछ नहीं रखा हुआ है, ना कोई कंटेंट है हमारे पास, ना कुछ है। वही है ना कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यहां जिस तरह से आप बैठे हुए हैं उसी प्रकार से हम भी यहां पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि तैयारी तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो एक कोरे कागज की तरह बैठते हैं। वहां आपके पास सिर्फ आपकी प्रैक्टिस साथ होती है और कुछ नहीं साथ होता है। और हम यहां आपको कोई अच्छा आंसर लिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि आपका आंसर सबसे बेटर हो, बस इतना हमारा प्रयास है। तो यहां आप जान पा रहे होंगे जो हम कह रहे हैं। तीसरी प्रस्तावना हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि भूजल क्षमता का खाद्य सुरक्षा के साथ अप्रत्यक्ष संबंध होता है। जहां की भूजल क्षमता अधिक होती है वहां कृषि से संबंधित कार्यों को सहजता से किया जा सकता है और उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से गंगा घाटी के क्षेत्र में मानव और प्राकृतिक कारकों से भूजल क्षमता का दोहन हो रहा है या ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यह प्रस्तावना हो गई। मान लीजिए 55, 60, 65 शब्द में लिखना है, इतना तो पर्याप्त है। और क्या लिखेंगे? आपने पूरी बात तो कह दी है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि और भी कोई तरीका होगा। बिल्कुल तरीका है। मान लीजिए हम भूजल स्तर की बात की जा रही है, गंगा घाटी में भूजल स्तर डाउन हो रहा है, तो हो सकता है कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट दी हो या
हमारा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट दी हो, या मान लीजिए किसी और संस्था ने कोई रिपोर्ट दी हो, उस रिपोर्ट में उसने स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया हो, तब भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए नीति आयोग ने लिखा हुआ है कहीं पर, किसी और डॉक्यूमेंट में दिया है, तो आप शुरू कर सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा भी इस बात की चिंता जाहिर की गई है कि गंगा घाटी के क्षेत्र में लगातार भूजल स्तर कम हो रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे, ये भी अच्छा आंसर है। ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। याद रखिए, जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको रास्ते बता रहे हैं। आप जितने कहेंगे उतने बता देंगे, 100 तरीके से कहेंगे तो 100 प्रकार से यहां भूमिका आपको लिखना सिखा देंगे। लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न, आप अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ताकि पढ़ने वाले को एकदम आनंद आ जाए कि ये है कोई प्रस्तावना। पहले में पढ़ा तो अलग, दूसरे में पढ़ा तो अलग। अभी क्या होता है, जैसा यहां लिखा हुआ है उसी को लिखाते, कहते ये है हमारी प्रस्तावना, ये है भूमिका। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, अपराध है एक तरह से, समझे। उन्हीं की बात को आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि बताइए आप कैसे हैं, आप हमसे कहें आप कैसे हैं, ये कौन सा जवाब हुआ। पहले तो बताओ कि हम ठीक हैं, उसके बाद पूछ लेना हालचाल। तो यही तो यहां समझा रहे हैं। तो भूमिका के बाद क्या पढ़ना है, मुख्य भाग। मुख्य भाग यानी मेन पार्ट। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहां पर दो पार्ट हैं, यानी एक ही प्रश्न में दो टॉपिक छिपे हुए हैं। एक तरफ तो आपसे कहा गया है गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, एक प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न वो है कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। दोनों चीजों पर लिखना है। आपके दिमाग में एक तुरंत का तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि हमको 250 वर्ड लिखना था, 50 वर्ड प्रस्तावना के छोड़ दिए, 45 से 50 शब्द हमने छोड़ दिए निष्कर्ष के, बाकी हमारे पास बचे 150 वर्ड। 150 वर्ड में हमको क्या करना है, लगभग 75 में इसको लिखना है, लगभग 75 में इसको लिखना है। ये दिमाग में आ जाएगा ना जिस दिन आपके, फिर तो कोई नहीं रोक सकता, बस फिर तो एकदम आंसर ऐसे छपेगा। हाँ, एक तरफ तो प्रैक्टिस कीजिए लिखने की भयानक तरीके से, फास्ट स्पीड में एकदम। दूसरी ओर क्वेश्चन को तोड़ना सीख लीजिए। हम आपको इतने तरीके से डेली जो बता रहे हैं ना, 4-4 प्रस्तावना किस प्रकार से लिखनी है, इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप एकदम एक्सपर्ट बन जाइए। अगर मुख्य भाग की बात करें तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। अब गिरावट आ रही है किसी चीज में तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है तो उसके लिए कुछ कारण होगा। आप चेकअप कराएंगे ना, तब पता पड़ेगा कि नहीं आपको पीलिया है, आपको ये है, दुनिया भर की चीज जो भी होगी वो तभी पता पड़ेगा ना। बीमारी तक कब पता पड़ेगी, जब आप चेक कराएंगे। तो यहां पर आपसे कहा गया है दो पार्ट हैं, आपको बता दिया। पहले में आपको बताना है कि भूजल स्तर में गिरावट, भूजल स्तर में गिरावट। तो गिरावट के पीछे आपको क्या लिखना है, यहां आप लिखेंगे कारण। कैसे लिखेंगे ये भी बता देते हैं, समझ लीजिए। और दूसरा पार्ट क्या है, खाद्य सुरक्षा को प्रभाव, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। तो यहां पर क्या लिखना है, यहां पर खाद्य सुरक्षा पर, यहां पर क्या लिखना है, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। जब आप इस तरह से ब्रेक करना सीख जाएंगे ना, समझ लीजिए 90% समस्याओं का हल हो गया। यह है आपका प्रश्न जो पूछा गया था। तो पहले स्तर पर पूछा है, पहले पार्ट में भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। अब मान लीजिए आपने प्रस्तावना तो लिख दी, प्रस्तावना हमने बताया था ना, अभी कुछ भी लिख लीजिएगा। जैसे आपने यहां प्रस्तावना लिख ली कि गंगा घाटी का क्षेत्र जो कि समृद्ध भूजल स्तर के लिए जाना जाता रहा है, वर्तमान समय में देखा गया है कि मानव जनित कारकों के कारण यहां पर भूजल स्तर में गंभीर गिरावट आ रही है, जिसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। अब यहां पर पूछा है ना आपसे भूजल स्तर में गिरावट, इसके लिए कारण लिखना है। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि गंगा घाटी के क्षेत्र में भूजल स्तर में गिरावट के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, और फिर यहां आपको कारण लिखना है। अब आप बताइए कारण क्या होंगे। सीधी बात है, अगर जमीन भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल, अगर पानी जमीन के अंदर कम जा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिंपल सी बात है। देखिए हम जो आपको समझा रहे हैं ना, इसके लिए कोई विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। सोच कर देखिए, मान लीजिए पेड़ लगे हुए थे पहले, इस पूरे क्षेत्र में घने वन हुआ करते थे।
पानी ऊपर से गिरा, पेड़ों के माध्यम से धीरे धीरे नीचे गया, जड़ों से होते हुए जमीन के अंदर पहुंच गया। इसी क्षेत्र में पहले उपजाऊ मृदा अधिक थी, इसलिए पानी नीचे चला गया। दोमट मृदा थी, जलोढ़ मृदा, पानी नीचे चला गया। चिकनी मिट्टी में आपको पता है पानी ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो सीधी बात है, आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा है। जहां पर आपका घर है उस घर के नीचे पानी क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर कंक्रीट भूमि लगा रखी है। एक तरफ तो आपने पेड़ पौधे भी काट दिए, दूसरी ओर आपने क्या किया, दूसरी ओर आपने कंक्रीट भूमि का भी बहुत अधिक निर्माण कर दिया है। नदी के आसपास के एरिया में देखिए घर मकान बने के बने हैं। यहाँ प्रयागराज में भी आप देखते होंगे, पूरा कछार का क्षेत्र पूरा एकदम दसों हजार बल्कि लाखों मकान बने हुए हैं नदी के एकदम पास। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 5 किलोमीटर के दायरे में कोई मकान नहीं बनाने हैं आपको, लेकिन बने हुए हैं, चल रहा है सब। तो वही चीज है ना, ये समझना पड़ेगा। पानी जाए तो कहां से जाए जब पूरे आपने पक्का कर रखा है। और क्या कारण होंगे, और कारण यह है कि नदी का पानी अंदर इसलिए जाता था क्योंकि नदी में आप देखते होंगे बालू वगैरह पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे बालू का खनन कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अभी बांदा में आपने देखा होगा 100-150 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया रातों रात। क्यों? क्योंकि सब के सब क्या कर रहे थे, वहां से जो बालू निकलती थी उन ट्रक वालों से पैसा ले रहे थे। ये सब चल रहा है। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। कुछ रुपयों के लिए आप अपनी नदी को इस प्रकार से बेच दे रहे हैं, वहां की मुरमपुरी आप बेचे दे रहे हैं, और अवैध रूप से वो भी। अरे लीगल तरीका होता है, आप नदियों का काम है बालू देना, वो देती हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसकी एक पद्धति होती है, और उससे कितनी बालू आप निकाल सकते हैं इसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि नदी को आप इस तरह से खुदें कि वहां की चिकनी मिट्टी नीचे आ जाए ताकि पानी अंदर जा ही ना पाए। तो ये सब कारण है। अब देखिए इसमें कोई विशेष ज्ञान की तो आवश्यकता थी नहीं। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। फिर लोग कहते हैं यूपीएससी में बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है। कठिन नहीं पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछता है कि अगर आपका कॉमन सेंस डेवलप है तो आप पूरे प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए कारण में पहला कारण क्या है, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब ही है कि पेड़ पौधों की कटाई, इसी को कहते हैं निर्वनीकरण। वनीकरण का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना, और निर्वनीकरण का मतलब होता है पेड़ पौधे काटना। ये सब शब्द आप पढ़ते हैं जीएस में। यहां सिर्फ आपको शब्दों का उपयोग करना है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा आधारभूत संरचना। उसी नदी के ऊपर से अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप देख ही रहे हैं, और जगह जगह पर ब्रिज बन रहे हैं, उसी नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। नदी पर पिलर लगे होते हैं, उसकी संरचना में चेंजेस होता है। तो आप जो भी चीजें कर रहे हैं, नगर के नगर बसते जा रहे हैं, नदियों के समीप घर मकान बसते जा रहे हैं। तो आधारभूत संरचना, देखिए विकास करना है तो हमें आधारभूत संरचना का निर्माण करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे किसी भी निर्माण कार्य से हमारी नदियों की धाराएं प्रभावित ना हो। हमारी नदियां जिस प्रकार से जिस मार्ग में बह रही थी उसी मार्ग में बहें। नदियों के आसपास कुछ भूमि हमें छोड़ देनी चाहिए, वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारे काम हमको करने चाहिए। ठीक है, कंक्रीट भूमि, हर जगह पक्का करने की क्या आवश्यकता है? क्या अगर कुछ जमीन कच्ची रह जाएगी तो उसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी? नहीं, जैसा हमको नेचर ने दिया है वो तो और अच्छा है। तो आप देख रहे होंगे हर जगह एकदम चबूतरे बनाए जा रहे हैं, घाट बनाए जा रहे हैं, पानी जाए तो कहां जाए। ये सारे कारण हैं, और भी कारण हैं। अवैध खनन मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है ये। वर्तमान में खनन तो हमेशा हुआ है, अवैध खनन क्या, नदियों में जो कुछ भी है उसको निकाल लो, बस इसलिए इंसान है। बालू निकाल रहे हैं, जो भी मिलता है वो निकाल लेते हैं, समझे। तो ये अवैध खनन, ये कारण हो गए। अब आप इसको कारण को कई प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरीका तो हमने आपको ये बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आंसर राइटिंग का प्रयास किया कीजिए। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं कि स्मार्ट तरीके से आंसर कैसे लिख सकते हैं और कैसे अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। अब लिखने के लिए मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है, आप ये भी लिख सकते थे। जैसे प्रस्तावना समाप्त होगी आप लिखेंगे कि वर्तमान समय में गंगा घाटी के क्षेत्र में जिस प्रकार से भूजल स्तर में गिरावट आ रही है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, और यहां पर भूजल स्तर में गिरावट के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। आप लिख देते उसी के आगे वृक्षारोपण, अनियमित तरीके से आधारभूत संरचना का विकास करना या अनियोजित ढंग से आधारभूत संरचना का विकास करना, अधिकतर भूमि को कंक्रीट भूमि में परिवर्तित कर देना, अवैध रूप से खनन करना इत्यादि कारकों के कारण नदी के जल स्तर में या भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। एक तो ये तरीका हो गया।
लेकिन वो मजा नहीं आ रहा इस तरीके में, ये तो इमला की तरह हो गया, पढ़ने वाला कहां से पढ़ेगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका भी आप हमारा अच्छे से जानते हैं, हालांकि तरीकों की कमी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि तीसरा तरीका बोल रहे हैं इसका मतलब बस यही तीन ही तरीके हैं, हम तो आपको केवल बता रहे हैं। और क्या हो सकता है तरीका, देखिए कारण में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा ना भूजल स्तर में गिरावट के कारण, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सभी कारणों को लिख दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन अपने आप को समेट कर रखिए, ऐसा नहीं कि आपने अवैध खनन लिखा पॉइंट, आप पता पड़ा आप अवैध खनन लिखने लग रहे हैं उसी के आगे कि अवैध खनन का मतलब है नदियों से अनियोजित ढंग से उसके खनिज संसाधनों का दोहन करना, ये गंभीर है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है, वो इतने समझदार है एग्जामिनर जिसने एग्जाम लिया है, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, इसके अलावा एक मेथड आपका ये भी हो सकता है कि आपको चित्र तो बनाना आता ही होगा। मान लीजिए इस प्रकार से आपने चित्र बनाया, बात की जा रही है गंगा घाटी के क्षेत्र की, तो सीधी बात है उसको अलग कलर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ये और यहां पर आप बढ़िया तरीके से क्या कीजिए, यहां पर आप कारण लिख दीजिए कि कौन से कारण है, बस। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये कारण। अब बात करते हैं प्रभाव की, मतलब खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा इनके बीच रिलेशन देख लीजिए पहले। जब तक कहा जाता है ना, जब आपको रिलेशन अच्छे से पता होते हैं ना, उसके बाद सारे काम आपके अपने आप बन जाते हैं, आप तुरंत अंदाज लगाना शुरू कर देते हैं कि इसका व्यवहार कैसे होगा, समझे। हाँ देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे दो चीजें पूछी हैं, एक पूछा है भूजल स्तर में गिरावट, भूजल स्तर में गिरावट, आपका 360 दिमाग खोल देंगे, बस जुड़िए तो इसमें। देखिए और क्या पूछा है, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। अब अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर भूजल स्तर में गिरावट होगी तो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होगी। खाद्य सुरक्षा शब्द है इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर के अंतर्गत दिया हुआ है, विस्तार से आप पढ़ते हैं। तो खुद सोचिए कि अगर मिट्टी में पानी की मात्रा कम रहेगी या नदी में जल स्तर कम रहेगा तो उससे क्या होगा, उससे मिट्टी में नमी कम है या फिर नदियों का जल स्तर कम है, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव किस पर, कृषि पर। और जब कृषि में अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए हमारे देश में क्या है, अधिकांश कृषि भाग ऐसा है जो अभी भी सिंचाई से वंचित है, यानी जहां पर सिंचाई का जल नहीं पहुंचता है, अभी भी सब ऊपर वाले पर निर्भर है, इंद्र देवता को प्रसन्न करना पड़ता है, इसलिए पूजा पाठ जब वगैरह जप अप किया जाता है। अभी दिल्ली में देख रहे होंगे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराई जा रही है, कहां कहां कराएंगे आर्टिफिशियल तरीके से, सिल्वर आयोडाइड इन सब चीजों से होता है ना, वो सब पढ़ेंगे साइंस टेक में, वो अलग चीज है, ठीक है। तो जब पानी की किल्लत होगी तो खेती अच्छी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसीलिए अगर ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा, या नदियों का जल स्तर कम होगा, या भूजल स्तर कम होगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो सीधे प्रभाव पड़ेगा कृषि पर। और कृषि का मतलब होता है फल फूल सब्जियों का, फसलों का उत्पादन। और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो सीधी बात है चीजें महंगी हो जाएंगी या नहीं, जो चीज कम होती है वो महंगी होती है। जैसे हीरा महंगा है, सोना महंगा है, अब पीतल ज्यादा मात्रा में है तो देखिए मिल रहा है सस्ता, लेकिन समझ पा रहे हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जब कृषि में उत्पादन कम होगा उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि फसलें जो भी होंगी वो महंगी हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी तो महंगी चीजें हर कोई नहीं खरीद पाता है। वैसे भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अभी भी इतना नहीं कमा पाती है कि रोज का भोजन कर पाए। तभी तो सरकार 80 करोड़ लोगों को क्या उपलब्ध करा रही है, पीडीएस उपलब्ध करा रही है कि खाओ 80 करोड़ लोग, तुम लोग फ्री में खाओ।
तुमको फ्री में देंगे। और बिहार में 10-10 हजार रुपए भी बांटे जा रहे हैं कि लो ये भी खाओ। तो यही चल रहा है, तो यही कहा जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगी। तो क्या लिखेंगे, आज थोड़ा सा बोर्ड डिस्टर्ब चल रहा है, लग रहा है बोर्ड का मन नहीं है आज। हाँ, मन का ही खेल है पूरा। चलिए, तो खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बता दिया है हमने। अब आप क्या लिखेंगे, उत्पादन में कमी हो सकती है। किसके उत्पादन में, कृषि के उत्पादन में। उत्पादन में कमी हो सकती है, और जब उत्पादन में कमी होगी तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमत बढ़ जाएगी। अब कीमत बढ़ जाएगी तो जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। समझ में आ रहा है। बस या तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, या जिस प्रकार से हमने बताया था कि प्रभाव, और इसको बस बढ़िया आराम से इस प्रकार से। ये सब आपके पास तरीके हैं, ठीक है। ये था मिडिल पार्ट। दूसरा पार्ट, इनमें आपको यूज क्या करना है, इसमें आपको याद रखिएगा, अगर आपके पास FAO की रिपोर्ट है तो उसको भी यूज कीजिएगा। अगर किसी बड़ी संस्थान है, कोई भी इंटरनेशनल संस्थान है, या फिर किसी देश के ही संस्थान है, ये रिपोर्ट दी हुई है कि अगर भूजल स्तर में गिरावट होगी तो यहां पर भूखमरी की स्थिति आ सकती है, या खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, उन रिपोर्ट का भरपूर यहां यूज कीजिएगा। ये आपका काम है। मेथड हम सिखा रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको कि कहां पर क्या चीज आप यूज कर सकते हैं, ये सब हम बता रहे हैं, बट आपको करना है, क्योंकि यहां पर हम थोड़ी करके बताएंगे, ठीक है। तो इंटरलिंक हो गया, समझ में आ गया। प्रस्तावना आपने लिखी थी, उसके बाद आपने इस पार्ट को भी लिखा। साथ में जब ये पार्ट समाप्त हो जाएगा तो कैसे ट्रैक चेंज करेंगे वो भी बताते हैं। मान लीजिए आपने लिखा कि भूजल स्तर में गिरावट के कारण हमारी खाद्य सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जैसे ही भूजल स्तर में कमी होगी उसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ेगा और उत्पादन कम होगा। उत्पादन में कमी आने के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतों में वृद्धि का परिणाम यह होगा कि गरीब व्यक्ति उन चीजों को नहीं खरीद पाएगा या उनकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी, जिसके कारण से उन परिवारों में खाद्य सुरक्षा ही संकट में पड़ जाएगी। क्लियर। और दूसरी चीज भी आगे भी आप सोच सकते हैं, आप कहेंगे इतने ही से पॉइंट है, नहीं बहुत पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट की कमी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे देश में कृषि का उत्पादन प्रभावित होगा तो हमको दुनिया के दूसरे देशों से सामान खरीदना पड़ेगा, फसलें खरीदनी पड़ेंगी, और जब हम दूसरे देशों से खरीदेंगे तो इसके बदले हमें उन्हें रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है, हमारा जो मुख्य ताकत है देश में हमारे पास, हमें अपने रुपयों को दूसरे को देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तरफ तो हमारे यहाँ चीजें वो महंगी पड़ जाएंगी, और दूसरी ओर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा। ऐसी स्थिति नहीं करनी है, समझ में आया। खाद्य सेक्टर में अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है, अगर हमारे देश में हरित क्रांति 1966-67 में नहीं हुई होती तो हम लोग अभी जिस ऊंचाई पर हैं यहां पर कभी नहीं पहुंच पाते। सबसे जरूरी होता है खाद्य सुरक्षा, और फिर होती है देश सुरक्षा। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था ना, जय जवान जय किसान। एक तरफ तो पेट भरे नहीं होंगे तो देश अंदर से खतरे में होगा, जब पेट भरे नहीं होंगे तो चोरी डकैती होंगी, हत्याएं होंगी, लूटपाट होगा, सब कुछ होगा। और दूसरी ओर अगर जवान नहीं है देश की सीमाओं पर, तब भी दूसरे देश हम पर हमला कर देंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। यह प्रश्न भी पूछा गया था आपके यूपीएससी में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, है ना बच्चन साहब, वही टीवी स्क्रीन पर न जाने कितने क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न, पहला प्रश्न आपको जो हमने बताया था है फर्स्ट पेपर का, लेकिन उसमें थर्ड पेपर की तैयारी के बिना वो आपका प्रश्न नहीं पूरा होगा, आप अच्छा लिख ही नहीं पाएंगे उसमें। यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, ठीक है। वह गाना है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत, सीधी बात है, यहां पर आपका दायरा खींच दिया है आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्राचीन भारत के बाहर मत जाना,
यही तुम्हारी सीमा है, इस सीमा के अंदर ही रहना। यहाँ मध्यकालीन की बात मत कर देना। पता पड़ा आपको याद आ गया इस समय कि नहीं नहीं औरंगजेब भी अत्याचारी था ये सब नहीं चलेगा। यहां पर आपको केवल प्राचीन भारत की बात करनी है। प्राचीन भारत का मतलब है अरबों के भारत में आक्रमण से पहले तक का भारत। कब से लेकर? पाषाण काल से लेकर। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है ये, यहां पर स्पष्ट का मतलब है कि आयोग को ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहा कि लोग तो कहते हैं कि प्राचीन भारत इसलिए समृद्ध था क्योंकि भारत की ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने आपसे पूछ दिया कि आप बताइए ना, हमको तो स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये क्या कहा जा रहा है। आप कहेंगे चलो हम बताते हैं कि क्या पूछ रहे हो तुम। सबसे पहली चीज तो आती है भूमिका। अच्छा एक और बात, यहां पर हम भूमिका लिखते हैं लेकिन प्रश्न लिखते समय आप भूमिका मत लिखिएगा, आपको सीधे सीधे लिखना है, ठीक है। मतलब भूमिका शब्द नहीं लिखना है, भूमिका तो लिखनी है लेकिन जो भूमिका शब्द है इस शब्द का आपको कोई जिक्र नहीं करना है। तो यहां हो गया भूमिका। इसके बाद आएगा मुख्य पार्ट। अच्छा पिछले वाले में निष्कर्ष बताना भूल गए हैं, चलो थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। हाँ यही प्रश्न था। इसमें निष्कर्ष जैसे आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि यह बात सच है कि विभिन्न रिपोर्टों से ये बात अगर है कोई रिपोर्ट तो इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यह बात सच है कि विगत दशकों में गंगा घाटी के भूजल स्तर में कमी आ रही है जिसके लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन वर्तमान समय में यदि हम नदियों के आसपास क्षेत्र बसी हुई बसावट को दूर कर सकें और साथ में नदियों के अतिक्रमण को रोक सकें और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नदी के मार्ग में आने वाले अवरोधों को भी कम कर सके तो हम बहुत हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वृक्षारोपण इसके लिए किया जाना बहुत बेहतर रहेगा। सजेशन है ये, समझ में आ रहा है? बस हो गया काम, इतना करना है। चलिए बढ़ते आगे। कहा ये सब तो हल्का है अब आपके लिए, ऐसे ही कर लोगे। हाँ तो देखिए प्राचीन भारत के विकास की दिशा में यहां जिस शब्द को हम अंडरलाइन करते हैं ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है, प्रैक्टिस में करना है अभी, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में है आप, तो प्रैक्टिस में कीजिएगा। प्राचीन भारत, इसका मतलब साफ है कि इस प्रश्न में आपका दायरा है कि हमें प्राचीन भारत के अलावा कहीं नहीं जाना है। विकास की दिशा में तो यहां पूछा गया डेवलपमेंट, यहां सिर्फ विकास की बातें की जाएंगी, विनाश की कोई बात नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं कहना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता तबाह हो गई थी, ये सब कुछ नहीं कहना है ना। आपको ये बताना है कि शक, कुषाण, हूण, पहलव भारत में आक्रमण किए, कुछ नहीं। आपसे सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारक, यानी आपको केवल और केवल भौगोलिक कारकों की बात करनी है, यानी उनका भूमिका बतानी है, रोल बताना है, क्या रोल है को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आती है भूमिका या प्रस्तावना। तो आपसे अगर हम पूछे कि ये बताइए, थोड़ा सा रुक कर सोचा कीजिए, आप ये बताइए कि भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका प्राचीन भारत के विकास की दिशा में। तो हम आपसे एक बात पूछते हैं कि प्राचीन भारत जितना विकसित था वो क्यों था, क्या कारण है? तो आपको दो चार बातें तो याद आएंगी। सबसे पहले कहेंगे कि सर सबसे पहली बात तो यह है कि इतना समृद्ध हिंद महासागर हमको मिला है, ये तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हिंद महासागर को कहा गया है पुराणों में रत्नाकर, यानी रत्नों की खान। और आज भी अनेक संभावनाएं हैं। बाकी महासागरों में तो दोहन हुआ है बहुत, लेकिन हमारा हिंद महासागर अभी भी कोरा है, इसको अभी तक किसी ने नहीं दोहन किया है और हमारे अलावा कोई उसको कर भी नहीं सकता। हमारे मतलब भारत के अलावा। क्यों? क्योंकि इंडिया का ही इंडियन ओशियन है, समझे। दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम उस देश के नाम पर पड़ा हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है, ठीक है। तो यहां पर हम यही कह रहे हैं कि आपने एक तरफ देखा कि हमको समृद्ध क्या मिला है, महासागर मिला हुआ है। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि सर प्राचीन काल में एक सिल्क रूट जाता था हमारे यहां से, तो कहेंगे बिल्कुल जाता था। इसी सिल्क रूट के कारण हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे वो बहुत लाभ कमाते थे। वो रेशम मार्ग जिसको हम कहते हैं सिल्क रूट, चीन से होकर सामान जाता था, हमारे यहाँ बहुत टैक्स कलेक्शन होता था, इसीलिए हमारा क्षेत्र बहुत अमीर था। तो ये किस कारण से हुआ? भूगोल के कारण। क्यों? अगर भारत यहां पर ना होता चीन के दक्षिण में या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, तो आप एक बात बता दीजिए, क्या ये सिल्क रूट यहां से गुजरता? नहीं। मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमारा जो मानचित्र है यहां से हम उठाकर अमेरिका की जगह रख दें, तो क्या
ये सिल्क रूट भारत से जा रहा होता? नहीं जा रहा होता। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भूगोल जिम्मेदार है। इसके अलावा हमारे देश में अगर आप देखेंगे, नदियों का एक ऐसा तंत्र है जिसमें सीजनल नदियां भी हैं। सीजनल का मतलब ऐसी नदियां जो सिर्फ मौसमी होती है, मौसम के समय बहती है, बरसात का मौसम आएगा तो बहेंगी। दूसरी तरफ भारत में हिमालय जैसा पर्वत है जहां से सदाबहार नदियां बहती हैं, वर्ष भर उनसे पानी आता रहता है। चाहे गंगा नदी की बात करें, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, चाहे यमुना नदी की बात करें, आप देखेंगे पूरे वर्ष भर इनमें पानी रहता है। अगर यहां वर्ष भर पानी नहीं रहता, तो पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा है ना, अगर यहां वर्ष भर पानी नहीं रहता तो यहां की कृषि क्या होती? तबाह हो जाती। ना तो गंगा घाटी के क्षेत्र में इतने अधिक सघन लोग रह रहे होते, ना ही यहां पर इतने बड़े पैमाने पर खेती हो रही होती, ना ही ये गंगा घाटी के क्षेत्र पूरे देश के लोगों का भोजन करा रहा होता। तो अमीर कैसे होते? नहीं होते। तो यही तो कहा जा रहा है कि आपको पता होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में गंगा घाटी के क्षेत्र में, यानी उत्तर वैदिक काल के समय में, अंतिम चरण में, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटाई हुई है और यहां वनों को काटकर जमीन को उपजाऊ बनाया गया, यानी जमीन पर खेती की जाने लगी। तब से लेकर आज तक यहां समृद्धता का यही तो कारण है। आखिर क्या कारण था कि 16 महाजनपदों का विकास इसी क्षेत्र में हुआ? 16 महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद यहीं पर हैं, गंगा घाटी के क्षेत्र में। तो उसके लिए कारण क्या है? इस नदी की उपजाऊ भूमि, इस नदी के आसपास की उपजाऊ भूमि, नदियों का जो जाल है। साथ में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है जो वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, अनेक प्रकार के संसाधन यहां पर पाए जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में कन्नौज का जो क्षेत्र था, जहां त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो इसी कन्नौज की जमीन को लेकर होता है, क्योंकि कन्नौज इसी गंगा नदियों के संगम, गंगा नदी पर ही स्थित था और यहां से होकर सीधे बंगाल के लिए रूट जाता था, नदी मार्ग जाता था। इसीलिए आपको पता होगा दक्षिण भारत तक से शक्तियां आई लड़ाई के लिए, संघर्ष करने के लिए। कितने सारे कारण निकल रहे हैं। क्या हमने पढ़ाई की इसके लिए? कुछ नहीं। आपको भी ये सब चीजें पता है। तो इतने सारे कारण निकल आए। क्या इतने लिख पाओगे आप? इतने लिखने के लिए समय ही नहीं है वहां पर। और भी अभी हम बता सकते हैं 10 कारण, लेकिन आपके दिमाग में हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे उसको टैकल करना है, क्योंकि किसी भी किताब में इस चीज पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। यूपीएससी ऐसे ही पूछता है। यूपीएससी समझ का एग्जाम है आपके, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस में तो फिर भी स्पष्ट रूप से पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम आपकी समझ का है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है। आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तावना या भूमिका आपको लिखनी है, हमको लिखनी है। मान लीजिए हम लिखेंगे यहां पर कि प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे प्राचीन भारत यदि देखा जाए तो विश्व में सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक रहा है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने इसको सदैव ही समृद्ध और संपन्न बनाए रखने में योगदान दिया है। एक तरफ जहां नदियों, सदाबहारी नदियों का एक विस्तृत जाल फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर इतना बड़ा हिंद महासागरीय क्षेत्र जो कि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा, भारत को मिला हुआ है। वहीं एक और हिमालय जैसा पर्वतीय क्षेत्र है जो अनेक प्रकार के संसाधनों से समृद्ध रहा है। इन सभी भौगोलिक कारकों के कारण ये भारत के क्षेत्र में कृषि हो या सिल्क रूट का विकास, कृषि हो या फिर चीन से आने वाला सिल्क रूट, ये सभी कारक भारत के व्यापार को बहुत अधिक समृद्ध बनाते हैं। इसी कारण से हम, अब आप कहेंगे प्रस्तावना ज्यादा बड़ी हो रही, काट दीजिए, छोटा कर लीजिए। और छोटा क्या करेंगे? सीधे सीधे लिखेंगे प्राचीन भारत का भूगोल उसे समृद्ध बनाता है। इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे भारत से होकर गुजरने वाला सिल्क रूट, साथ में हिमालय जैसा विशाल पर्वत श्रृंखला और उससे निकलने वाली सदाबहारी नदियों का एक विस्तृत जाल, तथा हमारा हिंद महासागरीय क्षेत्र इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक रहे हैं। ये तो प्रस्तावना हो गई। अब आता है मुख्य पार्ट यानी मेन पार्ट, मुख्य भाग। तो आपको कितने सारे कारण हमने बताए हैं। बताना सिर्फ भौगोलिक कारण है, याद रखिएगा, इसमें नहीं भटकना है आपको। अगर उसको कुछ और पूछना होता तो पूछ लेता। भौगोलिक कारक, यहां पर आप राजनीतिक कारक नहीं लिख सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं के दूसरों के साथ संबंध अच्छे थे, बिल्कुल नहीं। आप आर्थिक कारक नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ ये बताएंगे कि हमारा भूगोल हमें कैसे समृद्ध बनाता था प्राचीन भारत में। और भूगोल में आप नदियों का जिक्र करेंगे, पर्वतों का जिक्र करेंगे, हमारी जमीन का जिक्र करेंगे, हमारी भौगोलिक सीमाओं का जिक्र करेंगे, हमारे महासागर का जिक्र करेंगे। यही भूगोल है और आपको इसी में बांध कर रखना है। जैसे पूछा है भौगोलिक कारक, तो आपको सीधे सीधे हमने आपको बता दिया। एक कारक है इंडियन ओशन,
यानी हिंद महासागर, जो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से बेहद संपन्न था। दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो इसको क्या कहा गया है, रत्नाकर। रत्नाकर का मतलब ये बहुत समृद्ध महासागर है, ठीक है। और दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाहरी हमले उस तरह से नहीं हो सकते हैं जैसे जमीन मार्ग से हो सकते हैं, क्योंकि उस समय इतनी ऐसे कोई नौसेना वगैरह तो थी नहीं ना इतनी डेवलप। प्राचीन भारत की बात की जा रही है, समझ में आ रहा है। हालांकि अंग्रेजों ने हमें इसी एक कारण के आधार पर, पुर्तगालियों ने भी भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा इसी मार्ग से। चलो छोड़िए, खैर वो सब। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि उपजाऊ जमीन। जमीन भी क्या है, भूगोल, ठीक है। उपजाऊ मैदानी भाग। अब विशेष रूप से हम किस भाग की बात करेंगे यहां, गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा सदाबहानी नदियों, सदाबहानी नदियां, यानी जो हमेशा बहती रहती हैं नदियां। इसके अलावा किसका जिक्र करेंगे, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। इसके अलावा और किसका जिक्र आप कर सकते हैं, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं, सीमाएं कैसे, भौगोलिक सीमाएं इस तरह से समझ लीजिए कि अगर भारत का जो क्षेत्र है, आज हमारा मानचित्र आप देखते हैं, मतलब उस समय पाकिस्तान का क्षेत्र भी भारत का था, म्यांमार का भी शामिल था, साथ में आप देखेंगे बांग्लादेश का भी शामिल था, ये पूरा भारत ही था। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सीमाएं एक तरफ तो खाड़ी देशों तक जाती हैं, यानी ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया तक जाती हैं, जमीन के मार्ग से हम जा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सभी देशों तक भी, और मॉरिशस हो गया, इन सभी देशों तक भी हम स्थल मार्ग से जा सकते थे। यानी कि हमको एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिली हुई थी, और यही कारण आज भी हमारी समृद्धता के लिए जिम्मेदार है। हम चाहें, अभी प्रधानमंत्री जी ने आसियान शिखर सम्मेलन को वो संबोधित किया है ना, उसमें यही चीजें तो बताई हैं कि हम लोग इतना कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं जमीन के मार्ग से, कि हम लोग चाहें तो बहुत अधिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, भौगोलिक सीमा। इसके बाद सिल्क रोड, सिल्क रोड। साथ में आप उस समय के कुछ आर्थिक गलियारे भी थे, उनके लिख सकते हैं, आर्थिक गलियारे, कॉरिडोर। बेसिकली ये नदी मार्ग भी थे, स्थल मार्ग भी थे, जैसे आप पढ़ते हैं दक्षिणापथ हो गया, उत्तरापथ हो गया, इन सब का आप जिक्र यहां कर सकते हैं। इतना अगर लिखेंगे तो आपका निबंध तक अगर लिखना होता तब भी ये आपका हो जाता, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सॉल्व करा रहे हैं पेपर, देखिए कहां आराम आराम से एकदम। भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब क्या बचा, निष्कर्ष। अब अच्छी अच्छी बातें बहुत हो गई हैं, अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में थोड़ा सा हम कड़वाहट डाल सकते हैं, है ना। वैसे तो हमने कहा कि पॉजिटिव लिखना है, बिल्कुल पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन यहां पर इतनी अच्छी अच्छी बात हो गई। लेकिन ये बात भी सच है कि प्राचीन भारत में, अब यहां आप महाजनपदों का जिक्र नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका जरूरी नहीं है, क्योंकि इन सब कारकों के कारण ही वहां महाजनपद बसे। तो ये सब लिखने का अलग से कोई मतलब भी नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इतने पॉइंट आपके पास हैं, बढ़िया आराम से लिखना शुरू कर दीजिए। निष्कर्ष अगर आप कहेंगे तो लिखेंगे कि ये बात सच है कि प्राचीन भारत का भूगोल उसे समृद्धता प्रदान करता है, लेकिन यह भी सच है कि बाहर से होने वाले आक्रमणों के लिए भी हमारा भूगोल ही जिम्मेदार रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह रहा कि हमारे यहां से आर्थिक संसाधनों का दोहन दुनिया के दूसरे देशों में हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत प्राचीन समय में जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके लिए आधार हमारे ज्योग्राफी से मिलता है या भौगोलिक कारकों से मिलता है। हो गया, फिनिश। इसके बाद बढ़िया टाटा बाय बाय बोल दो उसको। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत उसमें, इतना आसान आसान है। जिस दिन आंसर लिखना आपकी हॉबी बन जाएगा, शौक, मजा आने लगेगा, उस दिन फिर आप आंसर एकदम छोड़ेंगे नहीं। आप लिखने, हर एक चीज लिखने लगेंगे, अपनी हैबिट को भी लिखने लगेंगे, डायरी मेंटेन करने लगेंगे अपनी डेली की हैबिट के लिए, फिर आप बढ़िया लेखक बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए यूपीएससी वाले कुछ लेखक भी बन जाते हैं। आइए तीसरा देखते हैं।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम ज्यादा समझाएंगे नहीं, ये आपको अपना बताना है, हम सिर्फ आपको एक हल्की सी हिंट दिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय समाज का क्वेश्चन है। क्या आप सोचते हैं कि, यहां देखिए उन्होंने सीधे से सीधे कह दिया है आप पर जिम्मेदारी डाली गई है, यानी पूछा तो क्वेश्चन आयोग ने है, लेकिन आपके दिमाग में देखिए आयोग क्या है, आयोग एक आईना है और समाज में जो चलता है आयोग वही पूछता है। कैसे, आप यहां देख लीजिए, उन्होंने कहा क्या आप सोचते हैं, दरअसल पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे विवाह जैसी संस्था बदनाम होती जा रही है। डाइवोर्स होना तो एक आम बात हो गया है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी एक कॉमन सी चीज हो गया है। भारतीय समाज में विवाह जैसी संस्था कहीं ना कहीं खोखली होती जा रही है। आजकल तो जब से नीला ड्रम मिला हुआ है, उसके बाद नीला ड्रम के बाद एक कोई टंकी में बंद करके सीमेंट से कंक्रीट तैयार की गई थी, उसको दफनाया गया था। बहुत सारे केस हुए हैं। अगर बीते आप 6 महीने को देखेंगे, 1 साल को देखेंगे, तो इस तरह के मामले बहुत आए हैं जहां पत्नियों ने हत्याएं की हैं। अभी एक कल ही का मामला है, कल परसों का, वहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को, बेचारा यूपीएससी की तैयारी करता था, आईएएस तक नहीं बन पाया, उसको मार दिया। और वो भी इतनी बुरी मौत कि सिलेंडर फटने का एक षड्यंत्र रचा। सिलेंडर फटा, ऐसा लग रहा था एक तरफ तो देखने में कि ये हादसा है, लेकिन पुलिस ने स्ट्रिक्टली कार्रवाई की, जांच की, पता चला ये सोची समझी प्लानिंग है, यानी बहुत खतरनाक तरीके से किया हुआ मर्डर है। तो ये सारी कहानियां नीले ड्रम के बाद कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है ना। तो यही हम बता रहे हैं कि आयोग ने क्या लिखा। देखिए, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह है अपना मूल्य का मतलब पैसे से नहीं है, दहेज से मत सोच लेना। ये मत सोचना कि विवाह मूल्य का मतलब है दहेज में जो 15 लाख 20 लाख आईएएस पीसीएस बन गया तो 50 लाख 1 करोड़ मिला, उस मूल्य की बात नहीं की जा रही है। मूल्य का मतलब है वैल्यू, समझ में आ रहा है। अभी बताते हैं अंदर क्या है मूल्य में। ये मूल्य इथिक्स वाला मूल्य है, जिसको कहा जाता था, जैसे कहा जाता था ना, आपने पुराने गाने भी सुने होंगे, वो विवाह वगैरह पर ऐसे होते थे, जन्म जन्म का साथ है, सुना होगा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो मतलब यहां पर आदमी एक जिंदगी नहीं ठीक से गुजार पा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जन्म जन्म तक, मतलब इस जन्म में भी हो, अगले में भी हो, अगले में भी हो। क्योंकि हमारे भारतीय कल्चर में एक परंपरा चलती है जिसको हम कहते हैं जन्म जन्म तक साथ रहना है। विवाह क्या है, जन्म जन्म का रिश्ता है। तो यही कहा है आयोग ने कि भैया जन्म जन्म वाला रिश्ता आखिर कमजोर हो रहा है। क्या आप सोचते हैं, आयोग ने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया, आप पर डाला। उसने कहा क्या आप भी यही सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह अपना मूल्य खोता जा रहा है, यानी विवाह जितनी पवित्र चीज मानी जाती थी, जितना पवित्र बंधन माना जाता था, क्या आज के समय में विवाह अपना अस्तित्व खोता जा रहा है? क्या जितना महत्व उसका विवाह संस्था का पहले था तो वो आज रह गया है? ये पूछा है आपसे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कहेंगे उसी की बात से सहमत हो जाइए। आयोग ने कहा क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह अपना मूल्य खोता जा रहा है? एक तरफ तो आपके पास तरीका है, हाँ खोता जा रहा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि हाँ खोता जा रहा है। जो हमने आपको बताया इन सभी चीजों का भी जिक्र कर देंगे कि बीते दशकों में देखा जा रहा है कि कोई अधिकांश शादियां सफल नहीं हो रही हैं। चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें, क्रिकेटरों में भी आप देख रहे होंगे, मोहम्मद शमी को देख लीजिए, या फिर आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, और भी क्रिकेटर हैं या और भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं जिनका विवाह नहीं चल पा रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो नॉर्मल फैमिली में शादी हो रही हैं वो भी नहीं चल रही हैं, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शिकार आते हैं, शिकायतें आती हैं। कहीं कहीं पर यह भी देखा जाता है कि नीला ड्रम को भी शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद तो ड्रम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, आधार कार्ड मांगने लगे थे कि ड्रम किस लिए चाहिए। इतना ही नहीं, कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कराई जा रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इससे नुकसान ये हो जाएगा कि आप अपनी संस्कृति, जो इतनी समृद्ध संस्कृति है, प्राचीन काल से लेकर यानी 4000 साल पहले से लेकर आज तक चली आ रही है, आप उसके गाल पर तमाचा मार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं अब सब बदल गया है, हम लोग मॉडर्न हैं। यहां पर यह संस्कृति चलती है कि शादी करो, जब तक मन है तब तक रहो, बाकी अलग हो जाओ या एक दूसरे को मार दो। तो ऐसा नहीं करना है। आयोग इसके लिए आपको अधिकारी नहीं बना रहा है, समझे? हाँ, तो संतुलित आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं एग्रेसिव नहीं लिखना है। यूपीएससी का भी एक्सट्रीमिस्ट का एग्जाम है ही नहीं। अगर आपके अंदर अतिवादी सोच है तो ये एग्जाम आपके लिए है ही नहीं। तो यहां क्या लिखेंगे, पहले तो आपको लिखना है प्रस्तावना। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि हमने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, कुछ नहीं, आप ही के सामने बोलते जा रहे। जितना हमने बोला इससे ज्यादा तो आप जानते होंगे, लेकिन समस्या यह है लिखने की, कैसे लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर प्रस्तावना कैसे लिखेंगे? प्रस्तावना में आपको दोनों ही चीजें लिखनी है, थोड़ा सा निगेटिविटी भी होनी चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा पूछा है। तो आपको लिखना है, कैसे इसको लिखेंगे सुनिए। इसको जैसे अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे कि वर्तमान समय में अनेक ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि विवाह रूपी संस्था सफल नहीं हो रही है, या तो किसी प्रकार की हत्याएं की जा रही हैं, या तो डाइवोर्स की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। इसका प्रॉपर डेटा आपके पास मिल जाएगा। डेटा आपके पास होगा कि विवाह की रेट, मतलब डाइवोर्स की रेट हमारे यहाँ क्या है, ये सब मिल जाएगा आपको। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके आगे लिखेंगे लेकिन वर्तमान समय में जो मामले आ रहे हैं, इनके आधार पर हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आघात नहीं कर सकते हैं, या समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को या विवाह रूपी संस्था को कमजोर नहीं कह सकते हैं। ये अपवाद मात्र है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपने बात भी कह दी और बचाव भी कर लिया। क्या कहा आपने? आपने कहा कि वर्तमान समय में अनेक ऐसे मामले आ रहे हैं जहां यह देखा जा रहा है कि डाइवोर्स की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, या तो विवाह सफल नहीं हो रहे हैं और अनेक प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन सभी मामलों के आधार पर हम अपनी विवाह रूपी पवित्र संस्था को, जो शताब्दियों पुरानी है, उसको हम कमजोर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मामले अपवाद मात्र हैं। ये हो गया प्रस्तावना। अब बचता है आपका क्या? मुख्य भाग। मुख्य भाग में आपको यही पक्ष विपक्ष में तर्क देने हैं। जैसे मुख्य भाग में यहां चाहें तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, जिस तरह से आप लिख सकते हैं सुलेख इस प्रकार से सीधे सीधे, या आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको लिखना है ऐसे, तो हम बताते हैं आपको। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वर्तमान समय में जिन कारणों के आधार पर एक समाज में सोच बनती जा रही है कि विवाह रूपी संस्था अपना मूल्य खोती जा रही है, उसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो कारण होंगे जो समाज ये सोच रहा है कि विवाह सफल नहीं हो रहे हैं। क्यों आकर किसी के दिमाग में आ रहा है कि शादी नहीं करनी है? तो इसके लिए कुछ तो कारण है। तो उसके लिए फिर आप पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट जैसे आपको लिखना है, तो आपको लिखना है कि हाल फिलहाल में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसमें एक दो का जिक्र भी आप कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया। हाल फिलहाल में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं ने भी समाज में विवाह रूपी पवित्र रिश्ते पर भय के बादल मंडरा दिए हैं। यानी भय मंडराने लगा है। अब लोगों को लगने लगा नहीं करनी शादी, ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी एक ड्रम तैयार हो। दूसरी चीज क्या है? आप लिखेंगे सोशल मीडिया का प्रभाव। लिखेंगे सोशल मीडिया के कारण भी दूर दराज के क्षेत्रों में घटित होने वाली घटना तुरंत आपके पास तक पहुंच जाती है, तुरंत सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाती है, और वो इस आधार पर अपना मानसिक रूप से जो उनका सोच होता है वो एक कॉमन सोच बना लेते हैं। जबकि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही, जैसे दर्दनाक घटनाएं भी पहले होती रही हैं। अच्छा, जब हम विवाह की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि ये भय केवल लड़कों में है। नहीं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जगह दहेज के नाम पर, अभी नोएडा वगैरह का आपने मामला देखा हुआ था, दहेज के नाम पर एक मासूम लड़की को जला दिया गया था सब लोगों ने मिलकर। यह भी हो रहा है। घरेलू हिंसा ये भी बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। बहुत सारे मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। तो ये सब आपको लिखना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सिर्फ जेंडर के आधार पर अपने आप को ही वहां साबित कराएं। लड़कियां हो तो सिर्फ अपने पक्ष में लिखा है कि नहीं नहीं ये हो रहा है, लड़के तो अपने पक्ष में नहीं। जेंडर न्यूट्रलिटी रखना है। आपको ऐसा आंसर लिखना है जिसमें दोनों पक्षों की बात हो। तीसरा आपको लिखना है कि अगर हम देखें एनसीआरबी की रिपोर्ट, तो वर्तमान समय में दहेज के आधार पर प्रताड़ित होने वाली महिलाएं या फिर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की दर लगातार बढ़ रही है, जिसके अनेक मामले तो कोर्ट तक आ ही नहीं पाते हैं या पुलिस स्टेशन में दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। ये आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि जेंडर के आधार पर भेदभाव करोगे ना तो नंबर काट देंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद निष्कर्ष आपको वही पॉजिटिव खुद लिखकर आइएगा, बताइएगा निष्कर्ष। अब हमने इतना करा दिया तब बहुत है, तो वीडियो लेंदी हो जाता है ना। लेकिन आपके लिए काम है, ये प्रश्न सारे जो आपको बताए गए हैं इसको लिखिए और बकायदा सबमिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जो भी कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, नए बैच चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार आपसे कहते हैं कि जहां जुड़िए उनके हर चीज का पालन कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप यहां पढ़ते हैं और यहां जुड़ना चाहते हैं तो जो चीजें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो भी गाइडलाइन है, उन सबका पालन कीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सिलेक्शन के बाद तो आप अपने मन की ही करेंगे, फिर कौन होता है रोकने वाला, है ना।
सिलेक्शन का असली मतलब तो यही है, आजादी। इसीलिए तो आज देखते हैं आजकल कि सिलेक्शन आपको गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए है ताकि आपका कैरियर सेफ हो सके, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो सके। लेकिन गवर्नमेंट को भी इतना परिपक्व एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इतने परिपक्व होना चाहिए कि समाज में संवेदनशीलता बरत सके। आए दिन कहीं पुलिस वाले किसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं कुछ, दुनिया भरे का पॉलिटिक्स चलता रहता है। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं कल के वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन के साथ। आप जरूर फीडबैक देते रहिएगा कि किस प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहां हो रही है, आपने पेन उठाना शुरू किया है नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़िए आप अच्छे से।